नमस्कार, मैं हूं अतुल सिन्हा और आप देख रहे हैं शख्सियत। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक कविता से। आपने शायद सुना या पढ़ा होगा केदारनाथ सिंह की मशहूर कविता अकाल में सारस। इसी नाम से आए उनके संग्रह को ही मिला था साहित्य अकादमी का सम्मान। यह कविता अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो सबसे पहले सुनते हैं उनकी ये चर्चित कविता। 3 बजे दिन में आ गए वे, जब वे आए किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसे भी आ सकते हैं सारस। एक के बाद एक वे झुंड के झुंड धीरे धीरे आए, धीरे धीरे वे छा गए सारे आसमान में, धीरे धीरे उनके क्रेंकार से भर गया सारा का सारा शहर। वे देर तक करते रहे शहर की परिक्रमा, देर तक छतों और बारजों पर उनके डैनों से झरती रही धान की सूखी पत्तियों की गंध। अचानक एक बुढ़िया ने उन्हें देखा, जरूर जरूर वे पानी की तलाश में आए हैं, उसने सोचा। वह रसोई में गई और आंगन के बीचों बीच लाकर रख दिया एक जल भरा कटोरा। लेकिन सारस उसी तरह करते रहे शहर की परिक्रमा। न तो उन्होंने बुढ़िया को देखा, न जल भरे कटोरे को। सारसों को तो पता तक नहीं था कि नीचे रहते हैं लोग जो उन्हें कहते हैं सारस। पानी को खोजते दूर देसावर से आए थे वे। सो उन्होंने गर्दन उठाई, एक बार पीछे की ओर देखा। न जाने क्या था उस निगाह में, दया कि घृणा, पर एक बार जाते जाते उन्होंने शहर की ओर मुड़कर देखा जरूर। फिर हवा में अपने डैने पीटते हुए दूरियों में धीरे धीरे खो गए सारस। दरअसल केदार जी की बात हम क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या था केदारनाथ सिंह की कविताओं में जो उन्हें इतना महान बना गया कि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार तक से सम्मानित किया गया? तो आज की शख्सियत इसी महान कवि को समझने की कोशिश करते हुए, जो अगर होते तो इस 7 जुलाई को 92 साल के हो रहे होते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्हीं केदारनाथ सिंह की, जिन्होंने अपनी कविता में गांव की मिट्टी, आम आदमी की पीड़ा और प्रकृति को केंद्र में रखकर वो तमाम अनकही बातें कह डालीं जो सीधे सीधे सत्ता और पूंजीपतियों के अमानवीय चिंतन और तौर तरीकों पर हमला तो नहीं करती, लेकिन बिंबों में ही सही उन्हें निशाने पर तो लेती ही हैं। वो साल था 1937, जब बलिया के चकिया गांव में एक किसान डोमन सिंह के घर किलकारी गूंजी। माँ लालझरी देवी के लिए उस जमाने में यह बेहद खुशी का मौका था। माता पिता ने नाम रखा केदार। वे चाहते थे कि केदार उनकी तरह खेती किसानी ना करें और पढ़ लिख कर कुछ बने। शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई और फिर उनकी बुआ के कहने पर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए बनारस भेज दिया गया। स्कूल में पढ़ते हुए वह अपने गांव से अक्सर पैदल उन नदी के किनारों पर जा बैठते जहां उन्हें खूबसूरत चिड़िया, बगुले, सारस और आसमान में उड़ते तरह तरह के पक्षी बहुत प्रभावित करते। बलिया की संस्कृति में रचा बसा वो अक्खड़पन भी उनके स्वभाव और व्यक्तित्व में समाता गया। लेकिन लगातार उनकी दिलचस्पी हिंदी साहित्य में रही और स्कूल के दिनों में ही वो कुछ पंक्तियाँ लिखने लगे थे। बनारस पहुँचे तो वहाँ तो जैसे उन्हें साहित्य का समंदर ही मिल गया। 10वीं क्लास से ही उन्होंने लय और छंद का इस्तेमाल करते हुए कुछ गीत लिखने शुरू कर दिए थे। बलिया वैसे भी आज़ादी आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों का गढ़ रहा था और साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन का वो दौर था। हालांकि केदार तब छोटे थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी देश और समाज में गहरी थी। देखते, सुनते और समझने की कोशिश करते, लेकिन बनारस आते ही जैसे उनके भीतर का कवि और लेखक आकार लेने लगा। बनारस के उदय प्रताप कॉलेज में पढ़ते हुए उनका संपर्क तमाम साहित्यकारों से हुआ और उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु माना। 50 के दशक में उनकी पहचान एक ऐसे युवा कवि और लेखक की बनने लगी जिसकी जड़ें गांव में थीं, जिसकी भाषा में वो आंचलिकता थी और जो समाज और प्रकृति को करीब से देखता था।
केदार ने कॉलेज के दिनों में ही सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन यानी अज्ञेय के अलावा तमाम कवियों को पढ़ना शुरू किया। नई कविता का उदय हो चुका था और अज्ञेय के संपादन में 1943 में ही छपे तार सप्तक और 1951 में छपे दूसरा सप्तक के कवियों से उनका संपर्क बनने लगा था। और केदारनाथ सिंह ने इस दौरान कई आलोचनात्मक निबंध भी लिखे, इन कविताओं की समीक्षाएं की और कविताएं तो वो साथ साथ लिखते ही रहे। 22 साल के थे तभी 1956 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को गुरु मानकर उनके सानिध्य में आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की। अज्ञेय की नज़र से उनकी कविताएं गुजरती रहीं और जब 1959 में वो तीसरा सप्तक छाप रहे थे तो उनमें शामिल 7 कवियों में केदारनाथ सिंह भी थे। बेशक हिंदी साहित्य में एक युवा कवि की इसे बड़ी उपलब्धि या उपस्थिति माना गया। 1960 में उनका पहला संग्रह आया, अभी बिल्कुल अभी। जाहिर सी बात है, तीसरा सप्तक में उनकी कविताएं और इस पहले संग्रह ने हिंदी साहित्य में उनकी अलग पहचान बनाई। हालांकि पारिवारिक जिम्मेदारियां, पत्नी की कैंसर से हुई मौत और 5 बेटियों और 1 बेटे को बड़ा करने की जिम्मेदारियों की वजह से केदारनाथ सिंह के लेखन में थोड़ा ठहराव ज़रूर आया। जाहिर है, बनारस से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1964 के आसपास वो परिवार के साथ गोरखपुर के एक कॉलेज में पढ़ाते रहे। फिर एक छोटे से कस्बे पडरौना के उदित नारायण कॉलेज में भी वो पढ़ाने चले गए। पडरौना में उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया। यहीं उनकी पत्नी का निधन हुआ और वो एक तरह से भीतर ही भीतर टूट गए। लेकिन छोटे बच्चों ने उन्हें जीवन की नई ताकत दी और बाद के दिनों में वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष बने। उनकी बेटी संध्या सिंह, जो खुद एक जानी मानी कवि हैं, वो अपने पिता को और उन बचपन के दिनों को कुछ इस तरह याद करती हैं। चकिया से बनारस पढ़ने को गए और बहुत छोटे थे, बहुत बच्चे थे तभी चले गए थे। और उस समय एक संघर्ष का समय था। घर में खेती जरूर थी, किसान जरूर थे, लेकिन इतना पैसा और इतनी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी थी कि उनको बाहर भेजकर पढ़ाया जा सके। बावजूद इसके उनकी एक बुआ जी हुआ करती थी जो उन्हें पढ़ाने के पक्ष में थी और उन्होंने बनारस भेजा। और जाहिर है, बनारस आने पर उनको एक बड़ी ऐसी दुनिया मिली जहाँ बड़े बड़े लेखकों से उनका साथ हुआ, जिसने उनके कवि को बनाया। 10वीं में पढ़ते थे तब से ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था और मंच पर भी जाने लगे थे। और वही दौर था जिस समय अज्ञेय जी ने उनकी पहचान की। ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी और आप जानते हैं कि बनारस की पढ़ाई के बाद उन्होंने एक छोटा सा कस्बा चुना अपनी रोजी रोटी के लिए। उस कस्बे का नाम पडरौना था। और पडरौना जो कि बिल्कुल धीरे धीरे, बनारस की संस्कृति में भी वो धीरे धीरेपन है और उस पडरौना में भी वो बात दिखाई पड़ती थी। और न जाने कैसे वो पडरौना की ओर खींचे चले गए, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत कोशिश की कि वो बनारस आ जाएं। और भी बहुत तरीकों से लोगों ने कोशिशें की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कई बार उनका चयन हुआ, बावजूद उसके वो पडरौना को छोड़ नहीं पाए। एक छोटी सी जगह, उस पडरौना को वो छोड़ नहीं पाए। वो क्या था पडरौना में? पडरौना में एक देहाती कार्यकर्ता के प्रति कविता आपने पढ़ी होगी जो कैलाश प्रति निषाद जी के नाम पर लिखी है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। एक तरफ ये था, दूसरी तरफ पडरौना में 2 ऐसे शख्स को भी मुझे याद आ रही है जो एक नफीस संस्कृति जिनके पास थी, एक नफासत थी, शेर व शायरी की दुनिया थी। जमाली साहब वहाँ हुआ करते थे, इस्माइल खां वहाँ हुआ करते थे और उनसे जब भी बात करते थे वो तो केवल शेर व शायरी में, कभी मीर तकी मीर तो कभी गालिब। और लगातार मुझे ऐसा लगता था कि कभी अपनी बात कहने के लिए इन्हें अपने शब्दों की जरूरत ही नहीं होती थी और शेर व शायरी में लगातार बातें होती रहती थी। एक वो दुनिया थी। तीसरी एक ऐसी भी दुनिया थी उस पडरौना में जहाँ दबंगई से रहने वाले राजनीतिक बहुत से ऐसे थे जिनसे उनका बिल्कुल निजी संबंध था।
ये मुझे हैरानी होती थी कि अब मैं सोचती हूँ, तो उस वक्त तो मैं बच्ची थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो ये हैरानी होती है कि कैसे वो 3 तरह के बिल्कुल 3 दिशाओं में जाने वाले उन लोगों के साथ उनकी वो एक कवि साथ चल रहा था। पडरौना में ही मेरी माँ की मृत्यु हुई, और वो दौर ऐसा था, मुझे याद है, जब वो केवल वो जानते थे कि उनको कैंसर है। वो समय जब वो घर आते थे, उनको एक क्षण के लिए भी नहीं चाहते थे छोड़ देना। वो शाम को बाजार जाते थे और जब लौट के आते थे तो उनकी आंखें ढूंढती रहती थी। मुझे वो बचपन का वो दृश्य याद है, और ढूंढती रहती थी, और उनको माँ को पुकारने का एक खास अंदाज था उनका। वो रोली कह के बुलाते थे। रोली मेरी छोटी बहन का नाम है। रोली रोली कहते हुए आना और उसमें घुसना, जैसे कि वो ढूंढ रहे हो कि तुम हो ना अभी। ये ऐसा कुछ, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जिंदगी कम है, हम लोगों को नहीं पता था। ये दृश्य अब मुझे एक दूसरे तरीके से इसको देखती हूँ, उस वक्त मुझे नहीं पता चलता था। जब दिल्ली आए, माँ के नहीं रहने पर हम सब लोग दिल्ली आ गए। जब दिल्ली आए तो वो भी तब भी हमें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे कहीं, और जब कहीं जाते थे, कोई रात को रोकता था, देर होती थी, तो हमेशा वो कहते थे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। उनको वहीं पर मैंने लिखते पढ़ते देखा। उनकी अभी बिल्कुल अभी संग्रह वहीं पर आया, और बल्कि उनको लय लय उनका एक बहुत प्रिय था। मैं ये भी देखती थी कि वो कैसे कविता कहते हुए लिखते थे। लिखना उनका बाद में होता था, शायद वो कहना पहले होता था। केदार जी का दूसरा संग्रह करीब 20 साल बाद आया, यानी 1980 में, जमीन पक रही है। दिल्ली आने के बाद भी केदारनाथ सिंह का गांव उनसे कभी दूर नहीं रहा और उनकी कविताओं में वह हमेशा झलकता रहा। फिर 1983 में उनका संग्रह आया, यहाँ से देखो। 1988 में अकाल में सारस, 1995 में उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, 1996 में उनकी सबसे चर्चित और लंबी कविता आई बाघ, 2005 में तोल्स्टॉय और साइकिल, और सबसे अंत में 2014 में सृष्टि और पहरा। इन संग्रहों के अलावा गद्य में भी उनका लेखन कम नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय कवियों का उन्होंने अनुवाद किया और शब्द और साखी जैसी कई साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। पुरस्कारों और सम्मानों की फहरिस्त भी कम बड़ी नहीं है। साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी से लेकर ज्ञानपीठ तक। जाहिर है, हिंदी साहित्य में अगर केदारनाथ सिंह हमेशा याद किए जाएंगे तो वो इसलिए कि उन्होंने न तो क्रांति का शोर मचाया और न ही सत्ता के विरुद्ध नारेबाजी की, बल्कि खेत, पानी, पेड़, भाषा, रोटी, गांव, शहर और मनुष्य के अनुभवों के जरिए अपने समय की सबसे गहरी राजनीतिक और सामाजिक विडंबनाओं को सामने रखा। बेशक 19 मार्च 2018 को वो हम सब के बीच से चले गए, लेकिन हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दे गए। तो शख्सियत में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं केदार जी की एक और चर्चित कविता के साथ। मुक्ति का जब कोई रास्ता नहीं मिला, मैं लिखने बैठ गया हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ पेड़, यह जानते हुए कि लिखना पेड़ हो जाना है। मैं लिखना चाहता हूँ पानी, आदमी आदमी। मैं लिखना चाहता हूँ एक बच्चे का हाथ, एक स्त्री का चेहरा। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ, यह जानते हुए कि आदमी का कुछ नहीं होगा। मैं भरी सड़क पर सुनना चाहता हूँ वह धमाका जो शब्द और आदमी की टक्कर से पैदा होता है, यह जानते हुए कि लिखने से कुछ नहीं होगा। मैं लिखना चाहता हूँ।